स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। राज्यसभा चुनाव में 2003 से ओपन बैलेट सिस्टम लागू है, लेकिन क्रॉस वोटिंग नहीं रुकी। झारखंड में परिमल नाथवानी की जीत के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने खुलासा किया। उनका आरोप है कि परिमल नाथवानी की जीत के लिए बिहार में तेजस्वी यादव को धमकाया गया। कहा गया, आप नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगे, आपके ईडी सीबीआई के छापे पड़ेंगे। ये कहानी सिर्फ धमकी की कहानी नहीं है। पप्पू यादव का दावा है कि नाथवानी की जीत के लिए 100 करोड़ रुपए विधायकों को दिए गए। पप्पू यादव ने यह भी दावा किया है कि उनके पास आरोप को लेकर तमाम तरह के सबूत भी मौजूद हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे टू द पॉइंट में। तो झारखंड में राज्यसभा चुनाव की आज बिहार तक पहुंच गई है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ईडी और सीबीआई से डर गए हैं, इसलिए उन्होंने झारखंड राज्यसभा चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी से डील कर ली है। पप्पू यादव के मुताबिक नाथवानी की जीत के लिए बीजेपी ने साम दाम दंड भेद सारी नीतियों को अपना लिया है। छत्तीसगढ़ से 100 करोड़ रुपए कैश में झारखंड लाया गया और यहां से इस रकम का बड़ा हिस्सा पटना ले जाया गया, जहां कथित तौर पर आरजेडी विधायकों में रकम का बंटवारा हुआ। आइए आपको सुनवाते हैं पप्पू यादव ने किन किन लोगों पर आरोप लगाए हैं। झारखंड राज्यसभा प्रकरण, इसके मुख्य सूत्रधार हैं डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी छत्तीसगढ़, आरके कंस्ट्रक्शन बेगूसराय जो गया और रांची रेलवे स्टेशन को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक मंत्री के नजदीकी। शिवनाथ साहू जो बड़े बस कंपनी बिजनेसमैन है छत्तीसगढ़ के, आरके कंस्ट्रक्शन के मालिक वह एक ही होटल में ठहरे थे, एक ही होटल में। विजय शर्मा डिप्टी सीएम, ये दोनों आदमी, और एक है निजामुद्दीन एक्स एमएलए जीएमएम, वो 19 नंबर रूम में ठहरे थे गेस्ट हाउस सरकार। दूसरा है हमारे एक सांसद गोड्डा के, कोई बांका के। तीसरा है कोई महासेठ जो आरजेडी से, हमको नहीं नाम पता, जिनका रिश्ता शिवनाथ साहू से अधिक है। और एक है कोयला माफिया जिसके यहाँ ईडी का रेड हुआ था, लाल धनबाद के। रेडिसन ब्लू स्टार में ठहरे थे। और एक है कोई मनोज मंडल नाम का आदमी जो बीजेपी दफ्तर में ठहरा रांची। और वही निजामुद्दीन जो झारखंड में जो निजामुद्दीन एक्स एमएलए हैं, उनको लिफाफा पहुंचाने का काम मनोज मंडल, जिनका नंबर है 9063 झारखंड बीजेपी कार्यालय में ये थे, ये सीसीटीवी में कैद हैं। 19 नंबर में निजामुद्दीन जीएमएम से मिले, वो सीसीटीवी में कैद है। और यही व्यक्ति का बात व्हाट्सएप पर विजय शर्मा जी डिप्टी सीएम से हुआ। करमवीर सिंह महासचिव हैं बीजेपी के, उनसे मनोज मंडल की बातचीत हुई। निजामुद्दीन की 3 बार बातचीत मनोज मंडल से। ये सभी लोग शिवनाथ ट्रेवल्स के मालिक हैं। इन्हीं के बस से कई 100 करोड़ रुपया झारखंड आया। एक बड़े बालू माफिया जो आरजेडी में हैं, जो विभिन्न जगहों से
घूम घूम करके राजनीति करते हैं, और एक महासेठ इन लोगों को लोटस करवाया गया। बिहार के एक शीर्षस्थ बड़े नेता ने एक सांसद के साथ गठबंधन सामंजस्य करके यह धमकी दिलवाया गया कि एलओपी मात्र एक एमएलए के कारण आप बने हुए हैं, यदि 2 एलओपी हम तोड़ लिए एक भी तो आपकी एलओपी चली जाएगी। एलओपी की धमकी दी गई, ईडी की धमकी दी गई, लोटस की जिम्मेदारी रांची में सरजुग राय को दिया गया, ऑपरेशन लोटस। सरजुग राय जी ने एक निर्दलीय बड़े विधायक से संपर्क में हुए, गवर्नर हाउस से उनका काफी अच्छा संबंध है, उस एक्स निर्दलीय एमएलए का, वह डील हुए वहां से। सरजुग राय जी की भूमिका कांग्रेस को छोड़ करके सरकार कैसे रहेगी बचेगी, इसको लगाया गया। रामगढ़ पटेल चौक पर यही मनोज मंडल 3 लिफाफा पहुंचाया, और यही मनोज मंडल निजामुद्दीन जी को 3 लिफाफा पहुंचा। यही मनोज मंडल, जिनका नाम आपको मैं नहीं, और छत्तीसगढ़ से लगभग 100 करोड़ रुपया पटना आया। 2 सांसद आरजेडी के रेडार पर हैं, कभी भी वो बीजेपी उसको तोड़ सकती, इसीलिए बीजेपी ना तोड़े, एलओपी ना जाए, ईडी से सुरक्षित रहे। इन सारे मुद्दों को लेकर पूरी पार्टी को सेकुलरिज्म के साथ खिलवाड़ किया गया, लोकतंत्र को खत्म किया गया। यही यहां लालू यादव होते तो वो मरना पसंद करते, लेकिन अपनी पार्टी को, अपने मंत्री को, अध्यक्ष को, मंत्री का क्या दोष? मंत्री बगैर नेतृत्व का वोट दे ही नहीं सकता, मंत्री बगैर, अध्यक्ष बगैर नेतृत्व के कह नहीं जा सकते। और ये सारा डर पटना को दिखाया गया। इस पर हॉर्स ट्रेडिंग का मुकदमा चलना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी हो, और कांग्रेस और सीएमएम को अविलंब आरजेडी को गठबंधन से निकालना चाहिए। तो सांसद पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाया है। राज्यसभा चुनाव के नतीजा है, उसके बाद के राजू जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने आरजेडी और लेफ्ट पर, माले पर आरोप लगाया कि उन्होंने साथ नहीं दिया है। उसके बाद पप्पू यादव ने नया बखेड़ा छेड़ दिया है, और जो तथ्य उन्होंने प्रस्तुत किए नाम के साथ, किसके बीच कितने एक्सचेंज ऑफ कॉल्स हैं, पैसे कहां से आए, किस रूट से आए, किस गाड़ी से आए, उन तमाम चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया है। और अपने इस विशेष में एक चीज़ और ऐड कर देते हैं। जेएमएम के जो महासचिव है, केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कल ही कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब 56 नहीं 50 विधायकों का नेतृत्व कर रहे हैं। इशारा साफ है कि ये कहाँ और किसके लिए कहा गया है। और पप्पू यादव के भी बयान में आरजेडी सामने नजर आई है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद चला जाएगा, ईडी सीबीआई के छापे, तमाम तरह की बातें। इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता। बहुत स्वागत है मृत्युंजय जी। बीजेपी के प्रवक्ता हैं सागर कुमार साहब हमारे साथ, जेडीयू के नेता। बहुत स्वागत है सागर साहब आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ मणि प्रकाश तिवारी साहब है। बहुत स्वागत है मणि साहब आपका। मणि साहब से शुरुआत करते हैं। मणि साहब, आपसे शुरुआत करने की वजह यह है कि झारखंड में नतीजा है, चुनावी नतीजे, और बिहार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे राजनीति पर सवाल खड़ा कर दिया है। एक दूसरे को फिर शक की निगाहों से देखा जाने लगा है। पप्पू यादव ने जो आरोप लगाए हैं नाम नंबर के साथ, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो भी आरोप मैं लगा रहा हूं, उन आरोपों के तमाम सबूत मेरे पास मौजूद हैं। क्या लगता है, बहुत गंभीर आरोप है और कई नेताओं के भी नाम है, और आरजेडी खासकर निशाने में आरोपों के। जी इब्राहिम जी, आप सभी विद्वानों को प्रणाम, नमस्कार।
देखिए, आज का जो डेट है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का साक्षी है। एक तो आज का दुर्भाग्य यह है कि हम राजद की गद्दारी पे डिस्कस कर रहे हैं, और एक और घटना है आज से 269 साल पहले 1757 की बात है। 23 जून 1757 की, जब पलासी की लड़ाई की बात चली और पलासी की लड़ाई हो रही थी, तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के पक्ष में लड़ाई किया, लेकिन उससे पहले वो सेटिंग कर चुका था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और लड़ाई के दिन वो पलट गया और वह ईस्ट इंडिया का साथ दिया। परिणाम यह हुआ कि हमारा देश हमेशा के लिए गुलाम हो गया। तो आज जब लोकतंत्र के रक्षा की बात होगी, संविधान के रक्षा की बात होगी, पिछड़ों के हक के लड़ाई की बात होगी, तो इतिहास में लिखा जाएगा कि राजद ऐन मौके पर पीछे हट गया। उसने कथित रूप से वह काफी डिंगे तो हाँकता रहा, लेकिन जब समय आया कुछ करने का तो वह पीछे हट गया और वो गद्दार बन के चला गया लोकतंत्र के हत्यारों के साथ। मैं बस एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं राजद से कि अगर 56 विधायक थे गठबंधन में, तो 2 सीटें जीतनी मुश्किल थी क्या राज्यसभा की? और अगर यह मुश्किल नहीं था तो यह 2 सीट क्यों नहीं जीता गया? अब उनके ऊपर पैसों का दबाव आ गया, क्योंकि पार्टी में क्या चल रहा है ये तो किसी से छिपा नहीं है। राजद में क्या चल रहा है, काफी परिवार से लेकर पार्टी तक का कहानी पब्लिक डोमेन में है। तो नए लोग आए हैं, क्या वो केवल पैसा लेके इधर उधर करते हैं, सीटें बांटते हैं, बेचते हैं, क्या करते हैं, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। तो ऐसा पैसों का दबाव और कानूनन दबाव, क्या दबाव बना कि लोकतंत्र की हत्या हुई और एक धन पशु फिर से लोकतंत्र पर हावी हो गया। यह तो या तो बीजेपी बता दे कि उसने कैसे इस लोकतंत्र को खरीदा और लोगों की आस्था को कुचल दिया, या फिर राजद बताए। इस पे मैं सवाल ही तो कर सकता हूं और रो सकता हूं गठबंधन के और देश के लोकतंत्र की किस्मत पे कि इसे बार बार पैसों के हाथे बेच दिया जाता है। एक धन पशु लोकतंत्र जनमत पर हावी हो जाता है। चलिए अब स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय शर्मा आते हैं, अब वापस आएंगे मणि प्रकाश साहब आपके पास। मृत्युंजय जी का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय जी, आरोपों को आपने सुना है, पप्पू यादव ने जिस तरह से आरोप लगाया है उसमें खास करके ओवरऑल भी आप बताइएगा। और जो बीजेपी का नाम आया है, विजय शर्मा डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के हैं, मनोज मंडल जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के मेहमान रहे जब तक यहाँ चुनाव चलते रहा और उन्होंने ही पैसा पहुँचाया है, और उस चौक का भी जिक्र कर रहे हैं कि रामगढ़ के कौन से चौक में पैसे दिए गए हैं। करमवीर सिंह साहब का नाम है। किस रूप में देख रहे हैं ओवरऑल इस पूरे मामले को, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का चुनाव की घोषणा होने के बाद से आप लोगों पर आरोप लग रहा था और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है? सबसे पहले तो पप्पू यादव जैसे व्यक्ति के बयानों को मैं सीरियसली लेता नहीं। सबसे पहले ये समझना चाहिए, और मुझे पता नहीं, वो मनी जी शायद बेहतर बता पाएंगे। पहले ये बताएं कि पप्पू यादव कांग्रेस में है या नहीं, इसकी क्लैरिटी नहीं है मुझे, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं होगी। वो मृत्युंजय जी, कोई जरूरत ही नहीं है ये जानने का कि पप्पू जी कांग्रेस में है कि नहीं। आप इनके आरोपों पर बताइए कि आप क्या कह रहे हैं। आप एंकर का काम मत करिए ना, आप अपना काम करिए। एंकर का काम एंकर सुन लीजिए, सुन लीजिए, एंकर का काम खुद मत करिए ना, सारा खुद मत करिए। जज मत बन जाइए, वकीली मत बन जाइए, सुन लीजिए कांग्रेस में है। सुनने की आदत डालिए ना थोड़ी सी यार, सुन लीजिए, थोड़ी सी आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए। चलिए, सबसे पहले ये जो पप्पू यादव है बड़े विचित्र कैरेक्टर है। विचित्र कैरेक्टर इसलिए है कि ये अपने आप को कांग्रेस का मेंबर बताते हैं, लेकिन इनके पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा 2024 में उन्होंने कहा था कि हमें तो नहीं लगता कि इनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हुआ है, इन्होंने तो मेंबरशिप तक नहीं ली है, तो हमें पता नहीं वो कांग्रेस के मेंबर हैं, यानी ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैं रीजनल पे भी नहीं जा रहा हूं। वो पप्पू यादव इनफैक्ट जब जन अधिकार यात्रा हुई तो उनको नहीं इन्वाइट किया गया। आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने उनको कैसे वहां से हटाया, इनफैक्ट जब पूरी यात्रा चल रही थी। तो उन पप्पू यादव का जो एक बोलते हैं लोकस स्टैंडाई क्या है, क्या वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या पदाधिकारी है, चलिए मान लेते हैं फॉर अ मोमेंट कि वो कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे, तो बहुत अच्छी बात है। अब कांग्रेस की तरफ से इतनी सारी चीजें उन्होंने बोली, और एक चीज मनी जी की अच्छी लगी मुझे, मैं अप्रिशिएट करूंगा कि राजद का उन्होंने चित्रण किया और कहा कि मीर जाफर की तरह है जिसके कारण भारत 200 साल गुलाम रहा। बहुत अच्छा चित्रण है आपका। अगर राजद सही में मीर जाफर है और उसके कारण भारत 200 सालों तक गुलाम रहा, तो उसी राजद के साथ आप आज बिहार में क्यों हैं? उन्हीं के साथ क्यों चुनाव लड़े आप? उसी राजद के साथ आप झारखंड में सरकार में क्यों हैं? और इतना पीछे भी नहीं जाते हैं आप ही। अरे फिर बीच में क्यों बोलना शुरू कर देते हैं यार? जो आप बोल रहे थे हम लोग कोई बोल रहे थे क्या? सुनने की आदत डालिए। अगर फैक्ट नहीं है तो बस चिल्लाइए मत।
अभी उसी राजद के साथ इंडी गठबंधन के अलायंस में 3 दिन पहले दिल्ली में क्यों बैठे हुए थे? उसको बोलते कि यार तुम मीर जाफर हटो यहां से। उसी राजद के घर में जाके चिकन मटन बनाएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, उसी के साथ सरकार में रहेंगे, उसी को समर्थन देंगे, उसी के साथ इंडी गठबंधन की बैठक करेंगे, लेकिन फिर राजद मीर जाफर हो गया। वाह भाई, ये गजब की हिपोक्रेसी है, सबसे पहला। दूसरा, अगर पप्पू यादव को इतनी जानकारी है कि इस व्यक्ति ने इतने पैसे यहां दिए, इस व्यक्ति को यहां पे, उस व्यक्ति ने पैसे उठाए, अगर उस समय जानकारी थी तो उसी समय सूचना देनी चाहिए थी, और अगर अब है तो जाके एफआईआर दर्ज कराएं। और ये व्यक्ति होते कौन है? इनको कहां से इतनी जानकारी मिले? सबसे पहले तो उनको ये बताइए। और अगर झारखंड, ये सवाल है क्या कि उनके पास जानकारी कहां से आई? नहीं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, झारखंड में अगर चुनाव हुआ, परिमल नाथवानी जी एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, हमारे 24 वोट उनको मिले। अब ये पार्टियां डिसाइड करें ना कि अपने एक उम्मीदवार को ये 56 वोट रहते हुए, जिसमें 28 में तो जीत सकते थे, क्यों नहीं जिता पाए? कैसी पार्टी है आपकी कि आप अपने 28 वोट तक जुगाड़ नहीं कर सकते? और सिर्फ झारखंड नहीं, ये हर जगह। आपके एडी सिंह के साथ बिहार में हुआ। क्या कर रहे थे आप? किस प्रकार की पार्टी है कि आपके विधायक जब सोते उठते के साथ बिक जाते हैं यार? तो ऐसे विधायकों को रखते क्यों, उन पर एक्शन क्यों नहीं लेते? मध्य प्रदेश में हुआ, उड़ीसा में हुआ। ऐसे विधायक किस काम के किसी पार्टी में जो हर समय बिक जाते हो? और बिक गए, आपको पता भी है, तो फिर भैया उस पर एक्शन लीजिए ना। और दूसरा, लोकतंत्र पर इनका दोहरा मापदंड। जिस दिन यहां पे राज्यसभा का चुनाव हुआ, कर्नाटक में एमएलसी का चुनाव हुआ, उस कर्नाटक के इनके पास टोटल 140 वोट थे, 4 कैंडिडेट इनके जीतने वाले थे उस हिसाब से, लेकिन इनको फाइनली वोट मिले 151। तो 11 वोट इन्होंने कहां से खरीदे? और उसके बाद रणदीप सुरजेवाला लिखते हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई कर्नाटका में, कि हमारा 5वां कैंडिडेट भी जीत गया क्रॉस वोटिंग से। वाह रे भाई, कांग्रेस, कर्नाटका में कांग्रेस वोटिंग हो तो लोकतंत्र की जीत हो गई, और यहां पे झारखंड में इनकी क्रॉस वोटिंग से हार गए तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो क्रॉस वोटिंग कैसे हुआ, इसका भी जिक्र करें। 100 करोड़ की जिक्र करें, छत्तीसगढ़ से आया है, किस ट्रैवल से आया है? मैं तो वही कह रहा हूं शरद जी, अगर इस व्यक्ति के पास, पप्पू यादव जैसे व्यक्ति ने कैसे कैसे बयान दिए हम सबको पता है। पप्पू यादव, संजय राउत, इरफान अंसारी जैसे व्यक्तियों को सीरियसली इनके बयानों को नहीं लेते हैं। आप देख लीजिए, इस व्यक्ति ने कहा था ना कि 90% महिलाओं, क्या कहा था, कह नहीं सकते हम लोग न्यूज डिबेट में। आप ठीक कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग तो हुई ना मृत्युंजय जी, ये तो इससे इनकार नहीं किया। बिल्कुल हुई। तो किस परिस्थिति में हुई? लेकिन इसमें आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ये बताइए मुझे, किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? आप बताइए ना। पप्पू यादव तो जिम्मेदार ठहरा रहे कि 100 करोड़ रुपया लेकर बिक गए। किसने दिए? विधायक लोग। हाँ, तो जो बिके विधायक उनको पकड़िए, पकड़िए ना, देखिए मैं बता, उनका नाम लीजिए। इब्राहिम जी जवाब ले लीजिए, थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा। मनी जी, हम और भी गेस्ट है, थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा जी। ये कह रहे हैं कि जो पैसा हॉर्स ट्रेडिंग किए, जो लोग पैसा दिए उनको पकड़िए। तो ईडी सीबीआई पे तो ये सब पे कब्जा करके बैठे हैं, तो कौन पकड़ेगा? ये सब पे कब्जा, सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके अपने गुर्गे बैठा रखे, तो उनको कौन पकड़ेगा? तो इसको प्रकाश में भी नहीं लाना चाहिए था ना कि भाई आपको पता है कि ईडी सीबीआई बीजेपी के अंडर में, तो प्रकाश में नहीं लाइए इस मामले को तब कि भ्रष्टाचार हुआ है। नहीं, लोगों से हम बता रहे हैं, हमें इनकी संस्थानों पे कोई भरोसा नहीं। चलिए ठीक है। और मेहमान मनी साहब लौटते हैं आपके पास। सागर जी का रुख करते हैं। सागर जी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है आपके पास क्योंकि जो आरोप है पप्पू यादव के, उसमें उन्होंने कहा कि सरयू राय ने ऑपरेशन लोटस का नेतृत्व किया है, और हाल के दिनों में जिस तरह से माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस सरकार का शक्ल बदलेगी, चुनावी नतीजे के बाद कुछ और सिनेरियो रहेगा, ये बयान सरयू राय की तरफ से लगातार आ रहे हैं, और अब डायरेक्ट आरोप लग रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को सरयू राय ने नेतृत्व किया है। देखिए, पप्पू यादव जी को मैं यही कहूँगा कि अगर सरयू राय जी ने ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया है, तो सरयू राय जी ऑपरेशन पप्पू को भी अंजाम दे सकते हैं। इसलिए उनके बारे में कोई बात बोलने से पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं इस राज्य के, हमारी पार्टी के, और हमको लगता है कि रांची के कांके में इनके लिए, पप्पू जी के लिए सीट खाली है। वहाँ इनको भर्ती कराने के लिए प्रदेश की सरकार समुचित व्यवस्था करे, यही मेरा आग्रह होगा। क्योंकि राजनीति में अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए आप कुछ भी बयानबाजी करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई राजनीतिक दल या प्रदेश के लोगों पर कोई खास असर इसका पड़ेगा। पहले भी बिना सिर पैर की बात, बेबुनियाद आरोपों के लिए, बयानों के लिए ये जाने जाते हैं। जैसा हमारे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि जो महिलाओं के संबंध में इन्होंने जो टिप्पणी की वो इतनी निंदनीय है कि हम लोग क्या बोलें। और
जो झारखंड में राज्यसभा के चुनाव में जो बातें हुई, जो परिणाम राज्यसभा के जो परिणाम आए, उस परिणाम में 24 वोट हमारे एनडीए गठबंधन के थे और नाथवानी जी को करीब 30 वोट मिले हैं। तो अब ये अपने गठबंधन की नाकामी को छुपाने के लिए, इंडी अलायंस के विधायकों की बेईमानी को छुपाने के लिए इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब विजय शर्मा जी आए थे, उनके पार्टी के 21 विधायक थे, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इन पार्टी के विधायकों के इंटैक्ट रहने की उनको जिम्मेदारी दी गई थी और वो इस लिए रुके हुए थे रांची में और सारी चीज़ों को देख रहे थे। और हम लोग भी अपने अपने विधायकों के साथ थे, उन पर हमारी भी नज़र थी। तो हमको लगता है कि जो क्रॉस वोटिंग हुई इब्राहिम जी, वो अंतरात्मा की आवाज़ पर क्रॉस वोटिंग करने का काम किया है लोगों ने। ये पैसे का जो आरोप लगा रहे हैं, मतलब कि डे वन से ही आज की राजनीति में अंतरात्मा की आवाज रहती है अब सागर नहीं, जी। बिल्कुल रहती है। 100 में 100 के 100 आदमी कभी खराब नहीं होते हैं। 100 में कुछ, अगर एक टोकरी में मछलियां हैं तो सारे मछली खराब नहीं होते, सारे आम सड़े हुए नहीं होते हैं। तो उसी तरह भी कहा जाता ना, एक आम पूरे टोकरी को खराब कर देता है। अच्छे लोग भी होते हैं। तो आपने देखा कि कहाँ अंतरात्मा की आवाज क्यों सुनी गई, ये मैं ब्रीफ कर रहा हूं कि आप अपने प्रदेश के अपने पार्टी के नेता को जो झारखंड में काम करते हैं उनको दरकिनार करके, और कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पर केंद्र से एक नेता को यहाँ पर चुनाव लड़ाने का काम किया। इससे निश्चित रूप से उनके विधायकों में नाराजगी थी और वो नाराजगी खुल करके सामने आई है। ये अलग बात है कि अपनी जो नाकामी है और अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए उन लोगों ने बाद में भाकपा माले और आरजेडी के ऊपर अपना आरोप मढ़ दिया। लेकिन हम कहते हैं कि अगर पार्टी के प्रभारी वहाँ पर राज्यसभा में एजेंट थे, उसके बाद अगर इतनी बड़ी हार अगर होती है पार्टी के प्रत्याशी की, तो जरूर अकाउंटेबिलिटी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश के प्रभारी के ऊपर आनी चाहिए। लेकिन आपने देखा कि जो अभी बयान आ रहे हैं कांग्रेस के मंत्रियों की तरफ से कि हम अपमान का घूंट पी कर के भी सरकार में रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो फिर इस पर हम लोग अब क्या ही बोल सकते हैं। और हमने तो पहले भी कहा, जब लोग चर्चा करते हैं कि हो सकता है कि राज्यसभा चुनाव के परिणाम के बाद झारखंड में सरकार के पोजीशन में कुछ चेंजेस होंगे, तो हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी का इकबाल इतना बड़ा है कि वो झारखंड की सरकार को छोड़ेंगे इस चुनाव के चलते। और जो हुआ है उसमें हमारा कोई दोष नहीं है, दोष इनका ही है, इनके गठबंधन के ही अंदर कहीं लीकेज है। अब वो लीकेज को पकड़ना इनका काम है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी हाल के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि अनुरोध कर रहे हैं उनके महासचिव कि बीती बात को विसार करके और आगे बढ़ा जाए। तो कहीं ना कहीं जो धोखा उन लोगों ने भी इन लोगों को देने का काम किया है कांग्रेस पार्टी को, उस पर से भी नजर हटाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। तो हमको लगता है कि अपने अंदर अपने घर पर असेसमेंट करे, झांके तो बेटर होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तो जिस पार्टी में नहीं है उस पार्टी का बैनर लगा लिए हैं। मुकम्मल हो गई। आरजेडी का रुख करेंगे, लेकिन आरजेडी का रुख करने से पहले, क्योंकि सारे आरोप आरजेडी के ऊपर आ रहे हैं, एक आपको हम ऑडियो सुनाना चाहते हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने जेएमएम के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी पर गंभीर आरोप लगा है। इस पर पूर्व विधायक ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने पूर्व विधायक से फोन पर उनकी प्रतिक्रिया ली है। बोल रहे हैं? हाँ नितेश जी। और जो कैसे हैं? हाँ ठीक। एक पप्पू यादव जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कुछ जानकारी है आपको? हाँ हाँ देखे उसका वीडियो। ये क्या आरोप लगा रहे हैं वो सीधे तौर पर आप पर? जैसे हम कोई मेंबर वोटर हैं जो हमको कोई पैसा देगा या हमसे संपर्क करेगा, वो पागल है, उसको दिमाग नहीं है। और जिसके बारे में बोल रहा है वो एक लड़का है बागोदर का, जिसको राजनीति से कोई दूर दूर तक कोई संबंध भी नहीं है। तो वो ऐसा आदमी हमको क्यों मना पैसा देगा? वो बोल रहा है लिफाफा में पैसा दिया, 3 गो लिफाफा। तो राज्यसभा का पैसा वो अटैची में दिया जाता है कि लिफाफा में? ये गजब का आरोप है उसका। लगता है पागल हो गए हैं पप्पू जी। तो ये क्या कहते हैं, जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, वो जो मनोज मंडल है वो कौन है?
वो यहाँ बगोदर का रहने वाला लड़का है। बगोदर का है? हाँ, वो बीजेपी से उसका कोई संबंध है उनका क्या? वो सब दल में रहता है। अच्छा, वो सब दल में रहता है? हाँ। मैंने लाइजनर है क्या? ना ना, वैसा कुछ नहीं, लड़का है एकदम। तो अच्छा, लड़का है। तो इस पर आप क्या करेंगे? इस तरह सीधे आरोप आप पर लगे हैं। हम सीएम साहब को मैसेज किए हैं, वो वीडियो भी भेज दिए हैं। वो फिर जो बोलेंगे वैसे करेंगे। हम लोग तो पार्टी का मालिक वही नहीं। और आप पर तो इस तरीके का गंभीर आरोप समझ से परे है, चूंकि लगातार आप हाँ नहीं यार, हम वोटर रहते तो भले आरोप लगा सकते थे कि हम पैसा लेके वोट दे दिए नथवानी जी को। जब हम वोटर हैं नहीं तो हमको कोई पैसा काहे देगा? लाइजनिंग करने के लिए कि भाई आप जाके पहुंचा दीजिए। हाँ, तो ये बात बोलना चाहिए ना उसको कि फला विधायक से संपर्क किए हम, या उसको फोन किए, ये बात तो उसको बोलना चाहिए ना। अगर हम किसी से संपर्क किए, किसी को हम सेट किए, तो ये बात भी उसको बोलना चाहिए। ऐसी कौन है पागल है जो हमको पैसा दे देगा? लेकिन मनोज मंडल को आप जानते हैं? हाँ, मनोज मंडल को जानते हैं। वो मिला भी था, ये भी बात है कि वो मिला भी था। कब मिला था? तो जेएमएम के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी को आपने सुना है। हालांकि वो सारे आरोपों को, तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, लेकिन एक बात उन्होंने ज़रूर कही है कि राज्यसभा में अटैची में पैसा चलता है। ये मतलब झारखंड की सियासत में शायद आम चलन है, क्योंकि लिफाफा नहीं, राज्यसभा में शायद अटैची में पैसा चलता है। क्षितिज का रुख करते, क्षितिज के राजू ने जिस तरह से कहा आप लोग उन पर हमलावर थे, और उसके बाद से अब पप्पू यादव ने भी सीधे तौर पर नाम लेकर कहा है कि तेजस्वी यादव को लीडर ऑफ अपोजिशन जाने का डर दिखाया गया, ईडी सीबीआई का डर दिखाया गया, सुभाष यादव का नाम उन्होंने लिया है। तो आरजेडी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी है उस बयान के बाद से और पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। देखिए सारे एक कहावत है, बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। पप्पू यादव को यहाँ का 16, चैलेंज के साथ कहता हूँ, अभी पूछिएगा इनको यहाँ का 16 विधायक का नाम याद नहीं होगा। और अगर किसी चीज़ का जांच करवानी चाहिए तो सबसे पहले पप्पू यादव के दिमाग का जांच करवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे पागल व्यक्ति को तो निवेदन करूंगा, मैं निवेदन करूंगा लोकसभा के अध्यक्ष का कि इनको अध्यक्ष पद से हटा, इनको वहां सांसद से हटाइए जल्दी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पागलों को सांसद पद पे नहीं रखा जाता है। और जो इन्होंने आरोप लगाया पप्पू यादव बीच में, आप बीच में बोलने वाले का इतना क्यों बेचैनी है भाई? कांग्रेस पार्टी को इतनी बेचैनी क्यों है? रुक जाइए ना, रुक जाइए, सुन लीजिए पूरा मौका। नहीं ऐसे नहीं होता सारे। ऑडियो डाउन कीजिए, गठबंधन में है। नहीं ऑडियो डाउन कीजिए। हम निर्दलीय विधायक पप्पू यादव के बारे में बात कर रहे हैं। निर्दलीय विधायक पप्पू यादव यहाँ से भी है निर्दलीय। कहां से निर्दलीय है? आप जाके मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछिए, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछिए निर्दलीय कैसे। हम अभी खोल रहे हैं आपको, अभी और सुनना है। रुकिए अभी और सुनना है, रुकिए हुजूर, अभी और सुनना है। दमदरी इतना में क्यों बकाते हैं? सुनिए इनका ऑडियो डाउन कीजिए। ये कहीं कि मैं देख रहा हूँ लगातार बीच में बोल रहे हैं। सुन लीजिए, आपको भी 100 विधायक का नाम आपको याद नहीं है। मैं बोल रहा हूं, अच्छी तस्वीर आप लोग पेश कर रहे हैं। दोनों दल मणि प्रकाश और क्षितिज मिश्रा जो है वो गठबंधन में है, इंडी गठबंधन का हिस्सा है, और केंद्र में ये लोग मिलकर मोदी को पलटना चाहते हैं। सारिक जी अगर इब्राहिम जी, मैं कह रहा हूं कि सभ्य भाषा का प्रयोग करिए आप लोग। अनर्गल पार्टी पर बयान देगा, और मैं पहले गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं, पहले राष्ट्रीय जनता दल का प्रवक्ता हूं। और अगर हमारे नेता पे इस प्रकार का बयान होगा तो उसको सुना। ये बीच में बोल रहे हैं, पूरा डिबेट खराब कर रहे हैं। सुनिए ना क्षितिज, उन्होंने आरोप लगाया तो उनकी मानसिक स्थिति पर चर्चा करने से ज्यादा जरूरी है। नहीं चर्चा जरूरी है। क्यों? मतलब आरोप लगा दिया तो पागल हो गए। नहीं सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं, सुन लीजिए। पहले 2 दिन पहले इनके लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि हताशा में इनके विधायक और 16 विधायकों को बैठाया गया था। इन्होंने ही कहा कि के राजू जी हो सकता है हताशे में इस बात को बोल दिए होंगे। ये आप ऑन रिकॉर्ड है। अब बताइए कि जब ये बात हो गया, सारी चीजें वो हो गया, आपको गठबंधन में रहना है, तो फिर आप ईडी सीबीआई के एजेंट है क्या पप्पू यादव जी? और जब ये हो रहा था सारा चीज, तो वो धृतराष्ट्र बने हुए थे क्या कि 200 करोड़ उनको भी पहुंच गया था कि चुप रहना तुम, इसके बाद बोलना? इस प्रकार का नरगल बयान। और मैं बताता हूं कि ये कैसे हुआ। लगातार आरोप लगा रहे हैं।
इनके यहाँ जब चुनाव हो रहा था तो सारी शक्तियां जो है राज्य की वो छीन लिया गया था। के राजू जी बैठे हुए थे, उनको दिया गया था, वो पोलिंग एजेंट तक बने। और अब क्योंकि वो आरोप लगाए हैं तो ये सुनना चाहिए। तो हमें भी लगता है कि के राजू जी ने ही पैसा लिया है और बाकी अपने विधायकों से वो करवाए। सुनिए तो अपने 16 विधायक को देखेंगे ना, आपके विधायकों को नहीं, मेरे विधायक कैसे नाम ले रहे हैं आप? उन्हीं के 16 विधायक में से 6 गो ने क्रॉस वोटिंग किया है। इतिहास किसका है? कौन असम से पैसा लेकर के आ रहे थे और जाकर के बंगाल में जेल में रहे थे? हमारे विधायक क्या? हमारे विधायक जेल में थे। उड़ीसा में कौन था जो कि क्रॉस वोटिंग किया था? हमारे विधायक गठबंधन तोड़ बिहार में कौन किया था? हमारे विधायक क्या? कि कांग्रेस का इतिहास रहा पैसा लेके वोट करने का, उनके साथ सत्ता में नहीं रहेंगे। क्या बोले सर जी? हम बोल रहे हैं कि आप लोग जब आप लोग जान रहे हैं कि इतिहास कांग्रेस का रहा है, तो आप लोग गठबंधन में क्यों तोड़ दीजिए कि भाई नहीं ये ट्रस्टवर्दी नहीं, इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। सरकार चली जाएगी। कांग्रेस के कोई राष्ट्रीय लेवल का एक भी नेता ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। हमारा गठबंधन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से है। ये बीच के जो लोग बोल रहे हैं, इसको हमने कांग्रेस पार्टी को ही वो भी इस बात से आगाह कराने का कोशिश किया है। और मैं फिर बोल रहा हूं, पप्पू यादव जी, के राजू जी, इरफान अंसारी जी जैसे लोग अगर कांग्रेस पार्टी में रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी एक था कांग्रेस हो जाएगी। चलिए ठीक है, चलिए तमाम आ रहे मनी साहब आपके पास आ रहे हैं। तो सांसद पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं राज्यसभा में किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, पैसा कहां से आया, किसको कितना पैसा दिलाया गया, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और आरजेडी की क्या भूमिका रही। इन तमाम मसलों पर जब हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, जेएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और जेडीयू विधायक सरयू राय से उनकी राय जानने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सिर्फ अपने न्यूज में बने रहने के लिए, सुर्खियां में बने रहने के इस प्रकार के आधारहीन बातें बोलने का काम कर रहे हैं। क्या मतलब उनको झारखंड से क्या लेना देना है? बिहार की चिंता वो करें। जब उन लोगों का समय था तो किस प्रकार से नंगा नाच किया है, पूरे बिहार और झारखंड के लोगों ने देखने का काम किया है। साधारण सी बात है कि यहाँ के माननीय विधायकों ने अंतरात्मा से झारखंड के भला के लिए, झारखंड के हित के लिए बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को मत देने का काम किया है। नाम उन्होंने लिया और 100 करोड़ के खेल एक भी नाम को उनको प्रमाणित करना चाहिए कि ये इस कार्य में इन्वॉल्व हैं। आधारहीन बात करके किसी पर कोई लांछन लगा दे, लेकिन उसको प्रमाणित तो करिए। आप उस पर FIR करवा दीजिए, जेल भेज दीजिए, कार्रवाई करवाइए। आज लोग क्यों भूल जाते हैं कि बिहार में जेएमएम को लिए स्थान नहीं दिया, असम में नहीं दिया, बंगाल में तो कांग्रेस के खिलाफ ही जेएमएम के नेता के रूप में हेमंत सोरेन जी प्रचार करते रहे। ऐसे में हैं और कुछ सामने भी हैं, तो इनको नहीं भूलकर कि पप्पू यादव जो कह रहे हैं उसको हम याद रखें, तो ये हमारे लिए पीछे जाने वाला कदम हो जाएगा। जिसका वोट कटता है और ट्रेडिंग की बात करता है, जिसको मिलता है अंतरात्मा के आवाज की बात करता है। मैं पप्पू यादव जी को कहां से ये खोजी पत्रकारिता उन्होंने की, और यदि उनके पास में यदि इतने पुख्ता सबूत है, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि कैमरे में कैद है, ये है वो है, तो भाई इसको तो संज्ञान में लेना चाहिए और ईडी को इस पर सफाई देनी चाहिए, क्योंकि उनका पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ब्लेम है वो ईडी के ऊपर में है। तो इसलिए सारी सच्चाई पप्पू यादव जी यदि है जानते हैं, तो पप्पू यादव जी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत है। साक्ष्यों को ले और जो न्याय का जो द्वार है वहां तक पहुंचे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए तो वापस अपने मेहमानों का रुख करते हैं और मणि प्रकाश तिवारी साहब का रुख करते हैं। तिवारी साहब, आपसे सवाल ये रहेगा कि जैसा निजामुद्दीन अंसारी का ऑडियो हम सुना रहे थे, वो कह रहे थे भाई कि हाँ राज्यसभा चुनाव में लिफाफे नहीं चलते, सूटकेस चलता, लगता है ये परंपरा है सूटकेस की। और तेजस्वी यादव के लिए पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें सूटकेस की भी आवश्यकता नहीं, वो इतने डरे हुए हैं ईडी सीबीआई और लीडर ऑफ अपोजिशन का पद जाने को लेकर कि उसी में वो कॉम्प्रोमाइज कर गया। क्या सच में तेजस्वी यादव इतने डरे हुए नजर आ रहे हैं आपको? जी, मैं अब सारा कुछ बता रहा हूँ, एक से एक करके मैं सबका जवाब दे रहा हूँ। पहली बात तो इब्राहिम जी, आपका बहुत सम्मानित चैनल है और आज तक मैं काफी बार आया हूँ आपके डिबेट में,
अभी तक सब सम्मानित और सभ्य लोग आए हैं। कभी भी मैं ऐसी भाषा नहीं सुना जिस तरह की भाषा अभी जेडीयू और राजद के लोग कर रहे थे। खैर, इनका चरित्र ही यही है, हर जगह सड़क पर भी और चैनल पर भी। उसके बाद अभी एक हमारे बीजेपी के भाई मृत्युंजय जी को पहले तो बधाई हो, अभी ये बीजेपी प्रवक्ता नियुक्त हुए हैं, ये हमारे पुराने मित्र भी रहे हैं। तो खैर, बात कर रहे थे कर्नाटक में नहीं हम बात करते हैं और बिहार में, झारखंड में बात कर रहे हैं। तो कर्नाटक में आपको कहीं सुनाई दिया क्या कि पैसा भेजा गया या कुछ इस तरह का डराया गया, धमकाया गया? वो एक वैचारिक वोटिंग था। लेकिन जो झारखंड की बात है, वहां तो खुलेआम पैसा चला है और पप्पू यादव जी सारे सबूत भी देने को रेडी हैं। तो आप दोनों की तुलना नहीं कर सकते हैं। एक और बात कहा गया यहाँ पे कि जानकारी थी तो अभी तक क्यों चुप थे? भाई, जानकारी रहना और सबूत रहना में अंतर है। अगर भाजपा की ईडी सीबीआई सब कुछ निकम्मी है, कोई कुछ काम नहीं कर रही है, इसका अर्थ यह नहीं है कि देश में और पत्रकार और लोग अपना काम नहीं कर रहे। वो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं और इसी काम के कारण, उनके ईमानदारी के कारण जब ये सबूत पप्पू यादव जी को मिला तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। वो चाहते थे कि पूरे सबूत के साथ, तथ्य के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कि अगला कोई अगर जिम्मेदार एजेंसी उनसे सबूत मांगा तो वो देंगे, और अभी भी वो रेडी है देने के लिए। और एक और सवाल हमारे बीजेपी के मित्र जी ने किया कि फिर आप गठबंधन में क्यों हैं? तो देखिए, जब समुद्र मंथन से विष निकला तो भगवान शंकर समस्त चराचर जीव की रक्षा के लिए विषपान कर गए। तो हम कांग्रेस के लोग भी देश में संविधान, लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस राजद रूपी विष को गले में अटकाए हुए हैं। नहीं तो ये लोग एजेंसी खत्म कर देंगे, तानाशाही ले आएंगे देश में। लाइए, टू फ्रेम में लाइए प्लीज पीसीआर। हाँ, नहीं, आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व डिफेंड करेगा इस बात को लेकर के, बीच में बोलेंगे सूट करेगा डिफेंड। कांग्रेस ने कभी लिया ना, हमें कोई नहीं करेगा। आपके मतलब ये बेलगाम कांग्रेस बेहतर बताएंगे। ये इस चुनाव के बाद ये पता नहीं क्यों ये बेलगाम कांग्रेस हो गई है। और आपने सवाल पूछा, आपका राष्ट्रीय नेतृत्व कहाँ है? क्या पूछा था? अरे भाई, ये आप हमसे निपटिए ना, हम तो सबसे छोटे कार्यकर्ता हैं। तो हमारे सवालों का आप बहके हुए ना, आपको नहीं बुझा रहा छोटे कार्यकर्ता से क्यों हम लोग गए? आपके नेतृत्व ने बोल नहीं रहे हैं। यहाँ कांग्रेस से यहाँ उन्होंने कहा कि के राजू जी से गलती से बोला गया और फिर आप उसी को बोलने आ गए। पहले तो आप ये तय कर लीजिए। और पप्पू यादव जी के पास कोई सबूत है? हम तो सबूत के तौर पे एक पन्ना देखे। अगर कोई सबूत है तो ला करके आप रखिए, उसकी जांच होगी। आप जहां जांच करवाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल तैयार है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल आपके साथ मिला हुआ, आप तो बीजेपी के गोद में खेल रहे हैं। आप लेने के लिए गोद में खेल रहे हैं, जी जाते हैं। आप बीजेपी के कभी नहीं खेल रहे हैं। आप, मैं सुनाऊं आपके तीनों विधायकों का चुनाव में ऑडियो क्या उन्होंने न्यूज चैनल पर क्या कहा है? मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मना किया, इसीलिए मैं राज्यसभा चुनाव में अबसेंट रहा। सुनिए, अब सुनाइए ऑडियो सुनाइए, जाके चेक कीजिए ना। अगर मैं सुनाऊंगा माफी मांगेंगे, मैं सुना दूंगा। आप सुनाइए, माफी मांगेंगे ना? मैं सुना रहा हूं। हाँ, आप ऑथेंटिक है ये भी प्रमाण दीजिए कि ऑथेंटिक के प्रमाण आप राहुल गांधी जी से पूछिएगा, वो बता देंगे कितना ऑथेंटिक है। सम्मान से चलिए दोनों लोग अपना प्रमाण निकालिए, हम प्रमाण देखेंगे। मृत्युंजय जी का रुख करते हैं। हाँ, आप निकालिए मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी आप आए थे। ये विधायक कांग्रेस रफीगंज मनोज विश्वास, ये सच्चाई है। महागठबंधन का उम्मीदवार डिक्लेयर कहाँ किया गया था? महागठबंधन का ये आपका मनोहर सिंह जी हैं। हम लोगों को तो नहीं कहा गया भाई महागठबंधन का उम्मीदवार। दूसरी बात है कि जो मैं और सुना, अरे रुकिए भैया, पोल खुल गया तो चलने लगे। रुकिए अब सुन लिए। अब लग रहा है वोटिंग करने की जरूरत नहीं है, चल का क्या बोल रहे हैं? सुनिए, इसके बावजूद भी अच्छा सुनिए ना, सुरेंद्र कुशवाहा जी है कि वोटिंग करने का जरूरत नहीं है। आरजेडी जो राज्यसभा चुनाव बिहार में हुआ था उसका आप जिक्र करें, कांग्रेस के विधायकों को ऑडियो सुना रहे। आपको याद होगा, अगर याद नहीं हो तो मैं याद दिला देता हूं, आरजेडी के भी एक विधायक एब्सेंट हुए थे और उन पर भी किस परिस्थितियों में एब्सेंट हुए थे उसका आरोप लगा था उनके खिलाफ भी, और वहां भी सियासत गरमाई थी। तो इसी के ऊपर जांच का वो किया है कि वो प्रूफ करे, उनको भेजा गया है कि उनको क्या परिस्थिति थी। लेकिन इनके 3 विधायकों पर क्या हुआ?
इनके प्रदेश अध्यक्ष डिफेंड करने आए हुए थे। चलिए ठीक है चलिए और भी मेहमान मृत्युंजय जी का रुख करते हैं। मृत्युंजय जी, एक डिबेट में आपने कहा था झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कि बेमेल का गठबंधन है, और उस वक्त मैंने आपके आरोप के तौर पर लिया था, लेकिन आज जो तस्वीर पेश आ रही, मुझे लग रहा है कि उस दिन आप सही कह रहे थे कि बेमेल का गठबंधन है झारखंड में। नहीं, सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे देश में सर जी। और मतलब ये सिर्फ मेरे वक्तव्य से नहीं होना चाहिए, फैक्ट्स देखिए आप। पूरे इंडिया अलायंस पे आप कभी भी जाके उसके किसी भी बड़े नेता से पूछिए कि किस प्रिंसिपल पर आप लोग सब एक साथ आए हैं, कौन सा आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, वो नहीं बता पाएंगे। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय है, बीजेपी का विरोध। तो बीजेपी के विरोध के लिए जिसको भी सामने आना पड़े वो आ जाएंगे। तो उस केस में ये लोग सब एक टेबल पर आकर बैठ तो जाते हैं, लेकिन जब भी कोई डिसीजन की बात आती है तो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। याद कीजिए 2022 से कि सबसे पहले इंडी गठबंधन का नेता कौन होगा, इस पे ही देखिए कितना विवाद हुआ। अभी कुछ दिनों पहले संजय झा का बयान आया था और उन्होंने कहा था किस प्रकार से केजरीवाल और ममता बनर्जी खुद बनना चाहते थे और उन्होंने पूरी इंडी गठबंधन को डीरेल कर दिया। इस इंडी गठबंधन का इसका नेचर देखिए अलग अलग राज्यों में, आपको लगेगा कैसे संभव है कि यह गठबंधन है। और जब भी चुनाव आएगा, अब देखिए बिहार चुनाव जब आया तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच आपको याद होगा सीटों के लिए क्या हुआ था, और अंतिम दिन तक जाके फिर 10 सीटों पे दोनों ने कैंडिडेट दे दिया। जब झारखंड में चुनाव हुए तो आपको देखिए क्या हुआ। इनफैक्ट जेएमएम को तो बिहार में सीट ही नहीं दी, फिर बंगाल में वैसे हुआ, असम में कांग्रेस जेएमएम के बीच वैसे हुआ। देश के प्रत्येक राज्य में करीब करीब आप देखेंगे जहां भी इंडी गठबंधन का 2 दल है, दिल्ली में कांग्रेस आपके बीच देख लीजिए, बंगाल में कांग्रेस टीएमसी के बीच देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, केरल में कांग्रेस लेफ्ट के बीच देख लीजिए। कोई एक स्टेट पूरे देश में मुझे बता दीजिए जहां इंडी गठबंधन के दल साथ में चुनाव लड़ते हैं समन्वय के साथ। एक तो जब आप एक समन्वय के साथ चुनाव तक नहीं लड़ पाते हैं किसी एक स्टेट में, तो कैसा गठबंधन है ये? तो फिर मजाक का गठबंधन है। और दूसरा, हमें तो जरूरत ही नहीं है बताने की आप कैसे दल हैं, आपने क्या किया है। आपके खुद के गठबंधन के अंदर के लोग, अभी जब इंडी गठबंधन की जब बैठक हो रही थी दिल्ली में, तो पोस्टर लगाए गए थे ना कि किन किन नेताओं ने राहुल गांधी के बारे में क्या क्या कहा है। हमें बोलने की जरूरत नहीं है। यहां संजय यादव ने कांग्रेस का पूरा इतिहास बता दिया ना कि कांग्रेस ने देश को लूटा है, बिहार को लूटा है, बंगाल को लूटा है, उत्तर प्रदेश को लूटा है। संजय यादव बोल रहे हैं, हम भी नहीं बोल रहे हैं। तो पहले आपस में बैठकर एक राज्यसभा का सीट आप लोग नहीं जीत पाते हैं। सिर्फ झारखंड नहीं, फिर से बिहार में देखिए क्या हुआ, उड़ीसा में देखिए क्या हुआ, यहां भी फिर से वही हुआ। तो जो इंडी गठबंधन कभी किसी चुनाव को समन्वय के साथ न लड़ सके, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम न बना सके, राज्यसभा के वोटिंग में अपने अपने विधायकों से वोटिंग तक ना करवा सके, मृत्युंजय जी, पर एक चीज है कि जब भी राज्यसभा का चुनाव अलग अलग राज्यों में होता है, आप लोगों पे ये आरोप लगता है कि भाई आप लोग ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं, पैसे का लालच देते हैं, खरीद फरोख्त आरोप जो लगता है। तो एक देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के लिए कोई सम्मान की बात तो नहीं है कि इतने गंभीर आरोप आप लोगों पे लग रहे हैं? नहीं, ये आरोप किसके द्वारा लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम ये आरोप लगाएगी तो उस आरोप की विश्वसनीयता है। एक तथ्य ले लीजिए, नहीं, इस आरोप का कोई तथ्य होना चाहिए। अब तथ्य क्या है? जैसे इनफैक्ट अभी मैंने बड़े आराम से कह दिए कि कर्नाटक में अंतरात्मा जी, मैं तथ्य दे रहा हूं। बीच में मत बोले मनी भाई, और बीच में आप बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं बोला। तो आप सुनने की ताकत रखिए, बीच में इंटरप्ट मत किया कीजिए। आप बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं बोला। इतना पेशेंस रखा कीजिए, इतनी सूचिता रखिए। आप इन्होंने चुप, अब सुन लीजिए चुपचाप। आप 10 मिनट बोल रहे थे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। इन्होंने बड़े आराम से कर्नाटक वाला जो एग्जांपल था उसमें कह दिया नहीं वहां तो बड़े अंतरात्मा पे हुआ, यहां पे खरीद फरोख्त हुआ। और मैं फिर ये और इन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि ईडी सीबीआई तो केंद्र के हाथ में है, तो कैसे करेंगे? स्टेट पुलिस किसके हाथ में होती है? फर्स्ट लेवल एफआईआर कहां होता है? और यहां पे किसकी सरकार है? अगर यहां की कोई भी जानकारी थी, यहां तो आपकी सरकार है, तो यहां तो तुरंत जाके थाने में एफआईआर होना चाहिए। और जितने लोगों का आप नाम ले रहे, ज्यादातर झारखंड के रहने वाले, तो कम से कम जाके वहां जांच करवा दीजिए। अब अपने स्टेट पुलिस में एफआईआर तक आप नहीं करवा पा रहे, तो तथ्य पे कैसे मैं मानूं? और देश में कहीं भी सर जी आपको बताना पड़ेगा ना। एक है कि कांग्रेस अनर्गल आरोप लगाते जाए, वैसे आप अगर जाइएगा तो कांग्रेस का इतिहास देखिए कि सीबीआई का उपयोग उसने कैसे किया है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट था ना कि सीबीआई तोता है कांग्रेस का। अब सुप्रीम कोर्ट कम से कम ऐसा तो नहीं बोल रही ना। और इसी सीबीआई का उपयोग करते करते इन लोगों ने 90 बार राज्य सरकार को गिराया था 356 लगा के। हमने कितने राज्य सरकारों को गिराया आज तक बताइए? ईडी के लिए तो अभी भी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट कहती है। कितने राज्य सरकारों को हमने गिराया आज तक? ये बताइए ना, हमने कितने राज्य सरकारों को गिराया? बताइए। तो फैक्ट्स पे आइएगा ना। तो मैं राहुल गांधी बोले तो मैं मान लूं, उनका प्रवक्ता बोले तो मैं मान लूं, कैसे क्यों मानूं मैं? उसका फैक्ट क्या है? कहां पे एक एफआईआर हुई और वहां पे एक भी रुपए की रिकवरी हुई तो बता दीजिए हमें। ले लीजिए इब्राहिम जी प्लीज, फैक्ट ले लीजिए। ईडी का पिछले 12 साल में 130 नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज की है ईडी, उसमें 115 विपक्ष के हैं और दोष सिद्धि केवल 2 के खिलाफ हुआ है। यह केंद्र सरकार का दिया हुआ आंकड़ा है। तो 130 में से 115 विपक्ष के हैं और 2 पे दोष सिद्धि हुई है। तो यह आंकड़ा क्या बता रहा है?
चलिए। और दूसरी बात, ये सरकार नहीं गिराते हैं, ये खरीद लेते हैं, तो ये गिराएंगे क्यों? ये विधायक खरीद लेते तो बिक रहे, आप तब ना खरीद रहे हैं, आप बिके ही मत। अपने घर में झांकना चाहिए कि कैसे बिकाऊ लोग हैं इनके पास, बिक जा रहे हैं। चलिए सागर जी, एक जो मृत्युंजय जी ने कहा, आप लोगों पे गंभीर आरोप लगा है पप्पू यादव के द्वारा, लेकिन मृत्युंजय जी ने एक बात, बहुत अच्छी बात कही, मैं इससे एकदम इत्तेफाक रखता हूं कि भाई चलिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन स्टेट पुलिस तो आपके हाथ में 100 करोड़ एक बस में लेकर छत्तीसगढ़ से रांची आती है, फिर रामगढ़ से होते हुए वो पटना तक पहुंच जाती है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती, पता नहीं चलता, तो इंटेलिजेंस फेलियर भी है तब इसका मतलब। जी सागर जी से सवाल है, सागर जी से, मनी जी ये आया नहीं, एक बार सुन लीजिए, ये छत्तीसगढ़ से पैसा आया तो हम बस सबूतों का इंतजार कर रहे थे, हम जाके इसमें सबूत की क्या जरूरत है? एक बस में 100 करोड़ रुपया कैश है, उसमें आपको सबूत की जरूरत है? अभी मैं 10 लाख रुपया लेके सड़क पर निकलूंगा तो पुलिस पकड़ लेगी। अभी हमारे पास सारे सबूत इकट्ठे हुए हैं, अभी हम सारा अभी इनके पास सारे सबूत हैं। क्या कल पप्पू यादव एफआईआर करेंगे? लोग भी आएंगे जद में, इतना बेचैनी नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना है। कल एफआईआर करेंगे मुख्यमंत्री जी, इनके सम्राट चौधरी जी, ये लेंगे, जब विजय सिन्हा वो थे विधानसभा अध्यक्ष, व्याकुल नहीं होना है, तैयार है। तो इनको भी अभी इतना जल्दी व्याकुल नहीं होना है। बीजेपी को हम सब हिसाब करेंगे, थोड़ा सब्र रखिए सर, हम तैयार हैं। चलिए सागर जी, हिसाब होगा। आते हैं, लौटते सागर जी, वही सवाल है जो मृत्युंजय जी ने जो चीज टॉस की है, ये तो भाई बहुत वाजिब बात है ना, स्टेट पुलिस क्या कर रही थी? तब कोई इंटेलिजेंस नहीं है। देखिए, स्टेट पुलिस क्या कर रही थी, वो तो जब कोई पैसा आया होता तभी स्टेट पुलिस कुछ करती। हम लोग तो बिल्कुल इस बात से ना इत्तेफाकी रखते हैं, कोई पैसा किसी राज्य से नहीं आया है। स्पष्ट रूप से जो हमारे विधायक ने भी अभी बयान दिया, जो आपके चैनल में दिखाया भी गया, उन्होंने कहा कि जो नाराजगी कांग्रेस में, जेएमएम में आपस में रही, बिहार के चुनाव से इसकी शुरुआत हुई, चाहे वो आरजेडी से हो, कांग्रेस से हो, फिर आसाम के चुनाव में भी इसे दोहराया गया, फिर बंगाल के चुनाव में भी मुख्यमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व की, उनके नाम की उपेक्षा की गई। यही सबसे बड़ा कारण है कि आज इंडी गठबंधन अपने दोनों उम्मीदवार को जिता पाने में सक्षम नहीं हो सका। अब इस बात से ध्यान को भटकाने के लिए और इस बात से भटकने के लिए कोई किसी भी तरह का आरोप लगाए, हमारे विधायक ने कहा कि हम पीछे क्यों जाएं, हम जो बात पहले जो हुई उसी बात पर हम अडिग हैं। तो आपस में एक दूसरे के प्रति जो वाक कटुता भी हम लोगों ने देखी, जो सुप्रियो जी ने कांग्रेस के लिए जो इस्तेमाल किया और अब कांग्रेस ने राजद के लिए इस्तेमाल किया, फिर राजद ने कांग्रेस के लिए इस्तेमाल किया, तो ऐसे में हमको नहीं लगता है कि जो परिस्थिति, सरकार तो ऑलरेडी दरार के साथ चल रही थी, लेकिन राज्यसभा चुनाव के परिणाम आपके जो विधायक इस दरार को और बड़ा कर दिया। उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने एक बात कही कि अगर जो हार जाता है वो हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाता है और जो जीत जाता है वो अंतरात्मा की बात करता है। तमाम राज्यों में जो राज्यसभा चुनाव होते हैं वहां पर क्यों आप लोगों पे आरोप लगता है, नंबर्स नहीं होने के बावजूद आप लोग अपना प्रत्याशी दे देते हैं या निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दे देते हैं और उसके बाद उसकी जीत हो जाती है और उसको अंतरात्मा आप कह देते हैं? देखिए, आज राजनीति में जो व्यक्ति रणनीतिक रूप से, राजनीति का अर्थ होता है राज करने के लिए, तो जो रणनीति बनाने में सक्षम होगा, जिसके पास अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी, वही चुनाव को जीतता है। और सभी राज्यों में आप देखिए, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उड़ीसा हो, या आपका मध्य प्रदेश हो या झारखंड हो, हर जगह केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के ही साथ ये दर्दनाक और दुखद घटनाएं होती हैं, और किसी पार्टी के साथ ऐसी घटनाएं नहीं हो रही, और किसी पार्टी के नेता उनको धोखा नहीं दे रहे, और किसी पार्टी के नेता उनके आदेश से ना इत्तेफाकी नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही ये निरंतर एक के बाद एक दोहराया जाता है। इसका स्पष्ट ये अर्थ है इब्राहिम जी कि कांग्रेस का जो आला कमान है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो संगठन के लोगों से चर्चा किए बिना और पार्टी के विचारों के विपरीत जाकर के प्रत्याशियों को धन बल के बदौलत और पार्टी में सहयोग के बदौलत उनको चुनाव में खड़ा करने का काम करती है, और जिस कारण कांग्रेस पार्टी के नेता सभी राज्यों में अपने केंद्रीय नेतृत्व के फरमान का निरादर करने का काम करते हैं। यही कारण है कि जो दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट खड़े हैं उनको लाभ मिलता है। कहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप एक राज्य में धन बल के नाम पर जिता सकते हैं, दूसरे राज्य में जिता देंगे, लेकिन हर जगह ऐसा संभव नहीं है। ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के संगठन के अंदर की और उनके केंद्रीय नेतृत्व की कमियां हैं। उस कमियां को सुधारने के लिए तिवारी जी
कुछ आप लोग सुझाव दीजिए, एक डेलीगेशन बनाइए, दिल्ली में जाकर के मिलिए, पार्टी के लोगों को बताइए कि भाई कार्यकर्ताओं को मौका दीजिए, कार्य संगठन के लोगों से विचार कीजिए, तब किसी पार्टी या चुनाव में संगठन के द्वारा उम्मीदवार देने का काम कीजिए। नहीं तो इसी तरह निरंतर हार होते रहेगी और हारते हारते हार के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप लोग एक दिन बन जाइएगा। क्षितिज करूंगा। क्षितिज, किससे सवाल लेना है या किसका जवाब देना, कांग्रेस का या एनडीए का? देखिए, सबसे पहले तो एनडीए का जवाब देते। अगर आप इतने अस्वस्थ, आप जो अपना पीठ थपथपा रहे राज्यसभा चुनाव के बाद, तो आप इतने अस्वस्थ थे तो कोई भी पार्टी चाहेगा अपने कार्यकर्ता को टिकट देने के लिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कार्यकर्ता को देंगे, लेकिन नहीं दिए। क्यों? क्योंकि आपके पास पता है। एक मिनट प्लीज, आपके एक मिनट सुन लीजिए। तो आपको इतना अस्वस्थ थे तो आपको उनको देना चाहिए, तब माना जाता कि बीजेपी की जीत है। दूसरी बात हम कांग्रेस के को निवेदन करेंगे कि राहुल गांधी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन कुछ कहते हैं ना खाने में किरासन तेल की तरह कुछ इनके नेता हैं जो इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी। देखिए, चुनाव हारना हार जीत लगा हुआ रहता, समीक्षा की जरूरत है। सारी पार्टियों को बुला करके मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसकी समीक्षा होनी चाहिए। हम समीक्षा के लिए तैयार है। और पप्पू यादव जी की बात में अगर 0.1% भी अगर सच्चाई है तो हम तैयार हैं। आप कल जाकर के एफआईआर कीजिए। और चैलेंज के साथ कहता हूं, इतनी हिम्मत नहीं है वो निर्दलीय सांसद जी के पास कि वो जाके एफआईआर करेंगे। वो एफआईआर कीजिए। आरजेडी हर तरह से, ईडी, सीबीआई, जिससे कहिएगा, स्टेट पुलिस, सबके साथ आप कहिए कोऑपरेट करेंगे और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। आप जांच कीजिए, स्वतंत्र रूप से हमारे विधायक और सांसद सब कोई सपोर्ट करेंगे जिनको आप चाहते हैं। लेकिन आप अनर्गल बयानबाजी मत कीजिए। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ऐसे विधायक, ऐसे नेता, ऐसे लोगों पर एक बार नकेल कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा और कठिन भी है। चलिए मनी जी, 30 सेकंड, एकदम समय की कमी है, 30 सेकंड में अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी देखिए, पैसा आया छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश से, गया बिहार में। बीजेपी प्रदेश में तो हमारी पुलिस कहां से पकड़ती। और मीर जाफर तो न समझाएं कि कैसे विपक्ष को बचाना है और कैसे सबको नहीं समझा रहे हैं। हमको पता तो है मीर जाफर से हमें नहीं सीखना है। हम आपको समझाइए नहीं रहे। जाफर आप आज बोल दीजिए कि कल एफआईआर करेंगे पप्पू यादव की, लड़ाई करना है। हम बोल दीजिए, को बचा लेंगे। एक बार बोलिए ना, क्यों एफआईआर बचा लेंगे? हम गांधी नहीं तो मैं कर दूंगा। कोई साथ नहीं रहेगा, हम अकेला सड़क। चलिए, ये दिलचस्प तस्वीर है। नहीं बोल पाए, पक्ष विपक्ष दोनों मौजूद है, लेकिन पक्ष आपस में बातचीत कर रहा है, आरोप प्रत्यारोप कर रहा है और विपक्ष बड़े इत्मीनान से पूरे मसले को सुन रहा है। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी आपका, सागर जी आपका बेहद शुक्रिया, मनी जी बहुत शुक्रिया आपका, क्षितिज आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में देखते रहिए नक्षत्र न्यूज।